नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान वृक्ष के इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं एक नया टॉपिक, भारत की जलवायु एवं भारत के मानसून के बारे में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बातों को समझेंगे, उसके बाद हम लोग इसको आराम से पढ़ेंगे। जैसे भारत की जलवायु कैसी है, जैसे कभी कभी होता है कि हमें बताना पड़ता है कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, मतलब ट्रॉपिकल है, और कहीं कहीं बताना पड़ता है कि मानसूनी है। तो मानसून के बारे में भी पढ़ेंगे और क्लाइमेट के भी बारे में पढ़ेंगे, उष्णकटिबंधीय कैसे है। इससे पहले हमें कुछ अक्षांशों के बारे में, लैटिट्यूड के बारे में समझना पड़ेगा। तो चलिए उसको समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे भारतीय जलवायु, इंग्लिश में इसे बोलते हैं इंडियन क्लाइमेट। भारतीय जलवायु और मॉनसून, भारतीय जलवायु और मॉनसून, इंग्लिश में मॉनसून को मॉनसून ही बोला जाता है, इंडियन क्लाइमेट और मॉनसून। अब देखिए, कुछ बातों को आप ध्यान से समझिएगा कि आखिर मतलब जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है भारतीय जलवायु और मॉनसून, आगे आपको बहुत ही आसान हो जाएगा समझने में। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं। देखिए, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। अब देखिए, पृथ्वी एक गोला है, और यहां से मैंने पिछले क्लास में बताया था कि ये जो लाइन है जो पृथ्वी को बीचों बीच डिवाइड करती है, ये कौन सी रेखा है? ये 0 डिग्री लाइन है, और इसे बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा कहने का मतलब कि इक्वेटर है, मतलब वह रेखा जो पूरे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में क्या करती है? डिवाइड करती है, बांटती है। तो चलिए अब यहां पर देखिए, मान लेते हैं कि यहां पर सूर्य है, यहां पर सूर्य है। तो सूर्य के जो प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश है, उसकी जो स्ट्रेट रे है, लंबवत किरणें, वो कहां गिरती है? सूर्य की जो लंबवत किरणें होती है वो कहां गिरती है? विषुवत रेखा पर, इक्वेटर पर गिरती है। अब देखिए, अब एक बात मुझे बताइए कि जहां पर तिरछी किरणें गिरेगी, देख लीजिए यहां पर ये तिरछी किरणें हैं, तिरछा आ रही है। अब मुझे बताइए कि पूरे धरती पर सबसे ज्यादा गर्मी कहां होगा? पूरे धरती पर सबसे ज्यादा गर्मी कहां होगा? तो देखिए, पूरे धरती पर सबसे ज्यादा गर्मी अगर आप देखेंगे तो इस इक्वेटर पर होगा। क्यों? क्योंकि इस एरिया में, इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, सालों भर लंबवत पड़ती है। तो इसे याद रखना है कि स्ट्रेट जो रे होती है सूर्य की, लंबवत किरणें, वो सालों भर कहां पड़ती है? विषुवत रेखा पर पड़ती है। और विषुवत रेखा पर पड़ने के चलते वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है, और गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है तो हवाएं वहां की गर्म हो जाती है, और जब हवाएं वहां की गर्म होती है तो हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है। आपको पता होगा कि हवाएं ऊपर क्यों उठती है? क्योंकि वो गर्म हो जाती है, गर्म होने के बाद अणुओं का स्पीड ज्यादा हो जाता है, जिसके चलते ऊपर भागते हैं। तो हवाएं जो होती है गर्म, वो हल्की हो जाती है और ऊपर की ओर बढ़ती है, और जो भारी हवाएं होती है वो नीचे की ओर जाती है। तो देखिए, अब यहां पर इस एरिया में ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, इस पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो इसके अगल बगल भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक क्षेत्र है दोनों तरफ, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ। 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री उत्तर को कर्क रेखा कहा जाता है। मैंने बताया था कि 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये जो दक्षिण में आप देख रहे हैं 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, तो 23.5 डिग्री दक्षिण के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री दक्षिण के क्षेत्र को, तो इसे बोलते हैं मकर रेखा। 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसे मकर रेखा कहा जाता है, ये कर्क रेखा है। अब देखिए, अब सबसे ज्यादा जो गर्मी का क्षेत्र है ना, मतलब ये सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, तो सबसे ज्यादा गर्मी इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है, इन्हीं दोनों तरफ के क्षेत्रों में। अब देखिए, मैंने बताया था कि आपको कि टेम्परेचर जो होता है ना, तापमान के आधार पर, मतलब तापमान किस आधार पर निर्धारित होता है? तो ये होता है किस आधार पर? तो ये होता है लैटिट्यूड के आधार पर। तो ये दोनों क्या है? लैटिट्यूड है। आप देख लीजिए, ये मकर रेखा है, ये कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है।
उसके बाद इस पूरे एरिया को, इस यहां से 23.5 डिग्री उत्तरी से 23.5 डिग्री दक्षिणी के क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो चलिए इसे ध्यान में रखेंगे, आप याद रखेंगे इसे कि इसे क्या कहा जाता है भाई, इस दोनों क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अच्छा, उष्ण कटिबंधीय कहिए, चाहे इंग्लिश में इसे हॉट जोन कहिए, टॉरिड जोन कहिए, ट्रॉपिकल जोन कहिए, एक ही बात है। तो ये हमारा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, मतलब कि ये कैसा क्षेत्र है? तो मैं यहां पे भी लिख दे रहा हूं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये पूरा एरिया दोनों है उष्ण कटिबंध समझ लेंगे आप। ये उष्ण मतलब इसे बोलते हैं टॉरिड जोन बोलते हैं। टॉरिड कहिए, चाहे ट्रॉपिकल कहिए, या आप बोल सकते हैं इसे हॉट जोन भी बोल सकते हैं। अब उसके बाद देखिए 23.5 से लेकर के यहां तक, 23.5 से लेकर के यहां तक, इस एरिया तक जो आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री साउथ। और ये यहां तक ये जो एरिया है इसको बोलते हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ। मैंने बताया था कि 66.5 डिग्री नॉर्थ को 66.5 डिग्री नॉर्थ इज कॉल्ड आर्कटिक सर्कल और 66.5 डिग्री साउथ इज कॉल्ड अंटार्कटिक सर्कल। तो इसे आर्कटिक सर्कल कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? अंटार्कटिक सर्कल कहा जाता है। तो 23.5 से 66.5, 23.5 से 66.5 इधर भी है और 23.5 से 66.5 इधर भी है। तो इन दोनों क्षेत्रों को हम लोग क्या कहते हैं? यहां से लेकर के यहां तक के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हम लोग शीतोष्ण कटिबंध। इंग्लिश में शीतोष्ण कटिबंध को क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन। क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन। इधर भी मैं लिख दे रहा हूं कि यहां पर शीतोष्ण कटिबंध। इंग्लिश में हो जाएगा आपका, शीतोष्ण को बोलते हैं टेम्परेट जोन। तो इसे ध्यान में रखना है, इसको भी टेम्परेट जोन बोलेंगे, इसे भी टेम्परेट जोन बोलेंगे। मतलब कि 23.5 डिग्री उत्तरी या 23.5 डिग्री दक्षिणी सब जीरो से लिया जाता है। देखिए 0 से 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण के क्षेत्र को क्या बोला जाता है? तो इस पूरे क्षेत्र को बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, टॉरिड या हॉट जोन। 23.5 से 66.5 उत्तर और 23.5 से 66.5 दक्षिण के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध या इसे टेम्परेट जोन कहा जाता है। 66.5 से लेकर के 90 तक, 90 डिग्री ये दक्षिणी गोलार्ध है और 66.5 से लेकर के 90 यहां तक, इस एरिया को और इस एरिया को बोलते हैं शीत कटिबंध। इसे भी बोलते हैं शीत कटिबंध। तो इसे याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना है इसे। देखिए अब ये शीत कटिबंध को बोलते हैं हम लोग, शीत कटिबंध को बोलते हैं फ्रिजिड जोन। इसे भी बोलेंगे क्या? फ्रिजिड। मतलब कि ये बर्फ से ढका हुआ रहता है, इसलिए इसे फ्रिजिड जोन कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना है। देखिए फिर से मैं समझा देता हूं। पूरा गोला 360 डिग्री का मैंने बनाया है। ये जो विषुवत रेखा आप देख रहे हैं, विषुवत रेखा ने पूरे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो जो उत्तर की ओर होगा वही दक्षिण की ओर होगा। तो आप देख लीजिए, अब यहां पर 0 से 23.5 डिग्री उत्तर और 0 से 23.5 डिग्री दक्षिण, ये जो पूरा एरिया है ये बहुत ही मतलब गर्म क्षेत्र होता है, इसलिए इसे उष्ण कहा जाता है। तो ये उष्ण क्षेत्र हो गया 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण तक, क्योंकि मैंने बताया था कि सूर्य की जो लंबवत किरणें होती है वो अधिक से अधिक 23.5 डिग्री उत्तर की ओर जा सकती है और नीचे 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर जा सकती है। इसीलिए इस क्षेत्र में ज्यादातर गर्मी पाया जाता है, इसलिए इसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद गर्मी कम हो जाती है यहाँ पर आने के बाद इस एरिया में, और इस एरिया में भी कम हो जाती है,
तो इसे कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंध। मतलब 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री उत्तर में और 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री दक्षिण में, इसे कहा जाता है शीतोष्ण यानी कि टेम्परेट जोन। और उसके बाद 66.5 से लेकर के 90 और 66.5 से लेकर के 90 तक के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, फ्रिजिड जोन बोलते हैं, शीत कटिबंध। मतलब वहां पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ ढका रहेगा और कुछ नहीं है वहां। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब एक बात को और समझिएगा, थोड़ा सा आसानी से समझेंगे। आराम आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अब यहां समझिए, थोड़ा डार्क कर दे रहा हूं, अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, अब मान लीजिए कि यहां है 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री कहने का मतलब विषुवत रेखा, बार बार विषुवत रेखा लिखना नहीं पड़े, आप लोग समझ जाएंगे। विषुवत, तो ये विषुवत रेखा है, ये 0 डिग्री है विषुवत रेखा। अब देखिए, अब विषुवत रेखा कितने डिग्री पर है, 0 डिग्री पर। एक बात याद रखिएगा कि 0 से लेकर के 30 डिग्री, यहां से लेकर के यहां तक 30 डिग्री तक, फिर 0 से लेकर के 60 डिग्री तक, और 60 से 90। मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा, आपको ध्यान में रखना है। 0 से 30 डिग्री तक, 30 से लेकर के 60 डिग्री तक, और 60 से 90। मतलब देखिए, 0 से 30 डिग्री ये साउथ है, दक्षिण है, और 30 डिग्री नॉर्थ है ये। उसके बाद ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, और ये भी है 60 डिग्री साउथ, और ये है आपका 90 डिग्री नॉर्थ है, ये नॉर्थ पोल बोलते हैं इसे, नॉर्थ पोल। और ये 90 डिग्री कितना हो जाएगा, साउथ पोल। मतलब कहने का है कि आखिर ये मैं क्यों समझाना चाहता हूं, आप ध्यान से समझेंगे। देखिए, आप यहां पर अगर इसे देखते हैं, इस एरिया को अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं, तो देखिए ये एरिया बहुत ही ज्यादा गर्म होगा, क्योंकि यहां पर सूर्य की किरणें, मतलब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, सालों भर लंबवत पड़ती है। यहां दिखाया था ना मैं कि सूर्य की किरणें सालों भर लंबवत पड़ती है, तो सूर्य की किरणें यहां पर पड़ती है। लेकिन 0 के बाद अगर हम शुरू करते हैं, 0 के बाद, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो 10 डिग्री वाला हिस्सा देख रहे हैं ना आप, 10 डिग्री, ये है आपका 10 डिग्री। ये जो मैं दिखा रहा हूं, ये आपका 10 डिग्री। और फिर यहां 0 से अगर शुरू करेंगे तो यहां पे मान लेते हैं कि 10 डिग्री आता है, तो ये 10 डिग्री है। अब ये सूर्य की किरणें यहां पर लंबवत पड़ती है, तो सूर्य की किरणें स्ट्रेट पड़ने के कारण वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा होने के चलते वहां की हवाएं गर्म होके ऊपर चली जाती है, और ये क्षेत्र खाली हो जाता है यहां पर। अब बताइए कि जहां पर हवा रहेगी वहीं पर ना प्रेशर ज्यादा होगा, जहां पर हवा है ही नहीं, जहां पर हवा है ही नहीं वहां पर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। तो इस पूरे एरिया को लो प्रेशर जोन कहा जाता है, इसे याद रखना है। लो प्रेशर जोन कहिए या डोल्ड्रम इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में भी डोल्ड्रम बोलते हैं। तो इसे याद रखना है कि इस 10 डिग्री को, मतलब कहने का है कि ये जो 10 डिग्री आप देख रहे हैं, देखिए 0 से ऊपर ये 10 डिग्री है और ये भी 10 डिग्री है। मतलब कि यहां लिख दे रहा हूं मैं कि 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 10 डिग्री साउथ, 10 डिग्री उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, मतलब 0 से शुरू करेंगे, 0 से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के क्षेत्र को डोल्ड्रम पेटी कहा जाता है। डोल्ड्रम पेटी कहा जाता है, डोल्ड्रम पेटी, या इसे लो प्रेशर जोन कहा जाता है। लो प्रेशर जोन, लो प्रेशर जोन कहा जाता है। निम्न दाब केंद्र कहा जाता है। बात समझ रहे हैं आप लोग, निम्न दाब केंद्र कहा जाता है।
10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ को क्या कहा जाता है, लो प्रेशर जोन कहा जाता है, डोल्ड्रम फिटी या इसे निम्न दाब केंद्र कहा जाता है। यहां पर लो प्रेशर हो जाता है। अभी मैंने क्या बताया कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर किसे बोलेंगे। तो देखिए जहां पर मतलब कहने का है कि जहां पर सूर्य की किरणें सालों भर लंबवत पड़ती है या जहां गर्मी ज्यादा हो जाए, हीट ज्यादा पैदा हो, वहां पर हवाएं गर्म हो जाएगी और हवाएं जो गर्म होती है वो हल्की हो जाती है। हवाएं गर्म होती है तभी तो जो दिया आप देखते हैं जलता है, जैसे मोमबत्ती, मान लो मोमबत्ती है, ये मान लेते हैं कि मोमबत्ती है, मोमबत्ती तो ये हमेशा ऐसे जलते रहता है। ऐसे ही क्यों जलता है? मोमबत्ती जो है वो ऐसे क्यों नहीं जलता है? मोमबत्ती ऐसे क्यों नहीं जलता है? या वो नीचे की तरफ जलता है इस तरीके से, ऐसे क्यों नहीं जलता है? कहने का मतलब ये है कि इसके संपर्क में जो भी हवाएं आती है, इसके संपर्क में जो भी हवाएं आती है वो गर्म होती है, ऊपर उठ जाती है, जिसके चलते वो मोमबत्ती का जो लौ है वो हमेशा सीधा रहता है। तो इसे याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब ये है कि गर्म के संपर्क में जो भी हीट के संपर्क में हवाएं आती है वो गर्म होकर ऊपर की ओर जाती है। तो वो जब गर्म होकर ऊपर की ओर जाएगी तो वहां का जो क्षेत्र होगा वो बिल्कुल खाली हो जाएगा, जिसके चलते वहां पे पैदा होता है लो प्रेशर जोन, उसे लो प्रेशर जोन कहा जाता है। तो ये जो 10 डिग्री क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, 10 डिग्री, ऐसे तो गर्मी 23.5 डिग्री तक ज्यादा पड़ती है, लेकिन जो 10 डिग्री तक है ना वो बहुत ज्यादा गर्म क्षेत्र होता है, इसीलिए इसे लो प्रेशर जोन यानी कि डोल्ड्रम पेटी या निम्न दाब केंद्र या लो प्रेशर जोन कहा जाता है। इसे याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अल्टरनेट आपको याद रखना है कि 0 डिग्री पर क्या होगा, 0 डिग्री पर लो प्रेशर जोन, 0 डिग्री पर लो प्रेशर जोन। तो अल्टरनेट याद करिएगा कि यहां लो प्रेशर है तो यहां क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, फिर यहां क्या होगा, लो प्रेशर होगा, फिर यहां क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर। अभी बस आपको इतना ही बात याद रखना है, अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है कि आखिर क्यों ऐसे होता है, मैं धीरे धीरे सब कुछ समझा दूंगा। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, इस पूरे एरिया में हुआ लो प्रेशर, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं एलपी मतलब लो प्रेशर। यहां पर हुआ हाई प्रेशर और यहां पर भी क्या हुआ, हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर। मैं तुरंत समझाऊंगा कि कैसे यहां पे हाई प्रेशर होगा। यहां पर भी होगा अब लो प्रेशर और यहां पर भी क्या होगा, लो प्रेशर होगा। यहां पर होगा हाई प्रेशर, यहां पर भी होगा हाई प्रेशर और यहां पर भी क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। अब देखिए अब कैसे, अब यहां पर समझिए, देखिए मैं दिख नहीं रहा हूं, देखिए इधर ये 0 डिग्री है, आपको समझना है सिर्फ 0 डिग्री। अब देखिए यहां पर क्या होता है ना कि एक एटमॉस्फेयर है, मतलब कहने का है कि हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल को आप देख नहीं सकते हैं, बस कल्पना कर सकते हैं। कल्पना करके ही 5 भागों में वायुमंडल को बांटा गया है, मैं पहले ही बताया था। देखिए इसमें क्या है कि यहां पर जैसे ही हवाएं पहुंचती है, यहां पे हवाएं मतलब सूर्य की किरणें जब आती है लंबवत सालों भर, तो यहाँ पे गर्मी पैदा होती है, जिसके चलते ये हवाएं ऊपर की ओर उठती है, ऊपर की ओर उठती है। और कई वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिया है कि कैसे ये चलती है हवाएं। तो हवाएं यहाँ से ऊपर उठती है, जैसे मान लीजिए कि विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा, तो यहाँ से हवाएं जैसे विषुवत रेखा है, ठीक है, ये इक्वेटर है, तो हवाएं यहाँ पर यहाँ से ऊपर उठने लगी, ऊपर उठने लगी। तो गर्मी का क्षेत्र था तो ऊपर उठ गई, ऊपर उठने के बाद वायुमंडल में भी ऊपर जाएंगे आप तो ठंडा पाया जाता है। मतलब कहने का आप पढ़े होंगे कि वायुमंडल में जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं तो प्रति 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आप जैसे जैसे मतलब कहने का जैसे जैसे यहाँ से हवाएं ऊपर की ओर बढ़ेगी, ऊपर की ओर बढ़ने के बाद ये ऊपर जाती है ना, तो ऊपर जाने के बाद फिर इस तरीके से घूम जाती है और इस तरीके से जैसे ही कुछ दूरी पर जाती है तो वहां पर भी ठंडा होकर के नीचे गिरती है। अब बताइए कि यहां से हवाएं ऊपर उठ रही थी क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा था, तो यहाँ पे तापमान ज्यादा होने के चलते हवाएं ऊपर जा रही थी और ऊपर जाने के बाद फिर इस तरीके से घूमती है और घूमने के बाद नीचे गिरती है। तो वहां पे हाई प्रेशर होगा कि लो प्रेशर होगा, बिल्कुल हाई प्रेशर होगा, क्योंकि जहां पर हवाएं गिरेगी इसका मतलब क्या, वहां पर दबाव पैदा करेगी और दबाव पैदा करेगी तो वहां पे हाई प्रेशर होगा, और जहां से हवाएं निकलेगी वहां पर दबाव पैदा नहीं होगा, इसलिए वहां पर लो प्रेशर होगा। तो अब बताइए कि हवाएं यहां पर पैदा होती है हवाएं, तो ये जा करके ये 30 डिग्री वाला जो एरिया है 30 डिग्री, इस पर उतरती है, ये हवाएं उतरती है, ये हवाएं उतरती है 30 डिग्री पर उतरती है। 0 डिग्री से उठती है हवाएं, 0 डिग्री से मान लो उठ गई हवाएं,
इधर से दोनों तरफ चलती है, तो ये 30 डिग्री पर पहुंचती है। 30 डिग्री पर ये हवाएं गिर जाती है क्योंकि ये ठंडी हो जाती है, और ठंडी हो जाने के बाद जानते हैं कि आप संघनन होता है ऊपर में, संघनन होने के बाद बारिश के रूप में गिरती है नीचे। तो जैसे ही नीचे आती है तो हाई प्रेशर पैदा करती है। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पर कि लो प्रेशर के बाद हवाएं जब यहाँ पर गिरेगी तो हाई प्रेशर। अब देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो हवाएं होती है हवाएं हमेशा कैसे चलती है, तो ये चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। मतलब हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती है। हवाएं हमेशा कैसे चलती है दोस्तों, तो ये उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती है। तो देखिए यहां पर हवाएं जो आप देख रहे हैं ना, ये हवा मतलब कहने का हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती है। अब बोलिए कि इसमें हवा जो होगी वो कैसे चलेगी, तो अब क्या होगा यहां पर कि यहां से तो हवाएं उठ गई, यहां से हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठ गई। ऊपर उठने के बाद 30 डिग्री पर जाने के बाद गिर जाती है। 30 डिग्री पर जाने के बाद गिर जाती है, और यहां पर गिरने के बाद अब ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है। अब बताइए कि यहां से यहां भागेगी कि नहीं भागेगी। मतलब कि आप देखे होंगे कभी कभी कि जाड़े के दिनों में चक्रवात नहीं बनता है। कभी कभी आप देखेंगे कि चक्रवात आपको ऐसे ही आपके सामने देखने को मिल जाएगा, हवाओं को, बहुत सारे धूल को एक साथ घुमाते हुए मिलेगा आपको। जाड़े के दिन में आप नहीं देखेंगे, शीत ऋतु में आप नहीं देखेंगे, गर्मी के दिनों में देखेंगे। गर्मी के दिनों में आप खड़े रहेंगे, वहां पे चक्रवात बन जाएगा, तुरंत ऐसे घूमने लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आखिर ये क्यों गर्मी के दिनों में बनता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में तापमान ज्यादा हो जाता है और टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। तो वहां की हवाएं क्या होती है कि वहां की हवाएं गर्म होकर के ऊपर चली जाती है, और जब ऊपर जाती है तो वो क्षेत्र खाली हो जाता है, और जब वो क्षेत्र खाली हो जाता है तो उसको बोलते हैं लो प्रेशर जोन। वहां निम्न दाब का केंद्र बनता है। अब उसको भरने के लिए दूसरी जगह से हवाएं चलती है, दूसरी ओर से हवाएं चलती है, तो वहीं तेज हवाएं आकर के इसे भरती है, तो थोड़ा आंधी का रूप भी ले लेती है वो हवाएं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा अगर निम्न दाब का केंद्र बन जाए तो वहां पर तूफान ही आता है। देखिए यहां पर अब क्या है कि अब यहां पर हवाएं इस तरीके से बढ़ती हैं। मतलब कहने का यह है कि ये हाई प्रेशर लो प्रेशर जोन याद रखिएगा। एक जगह मैं आपको फिर से दिखाता हूं, अल्टरनेट याद रखिएगा। 0 डिग्री पर लो प्रेशर बनता है, दोनों तरफ 30 डिग्री पर हाई प्रेशर बनेगा, 60 डिग्री पर लो प्रेशर बनेगा, और यहां पर 90 डिग्री पर क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। इतनी बातें आपको जानना है, बहुत आप जानने के चक्कर में मत रहिए, इतनी बातें समझिए, धीरे धीरे सब कुछ आपको समझ में आ जाएगी। तो अब देखते हैं, देखिए ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री को क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। आज मैं पूरा क्लियर ही कर दूंगा। देखिए विषुवत रेखा ये क्या है, ये है भाई 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, ये भी है 30 डिग्री, ये 60 डिग्री है, और ये भी 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब देखिए अभी मैंने क्या बताया कि हवाएं कभी भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। तो हाई प्रेशर 30 डिग्री पर, मतलब हवाएं 30 डिग्री से कहां चलेगी, तो हवाएं 30 डिग्री से चलेगी 0 डिग्री की तरफ। याद रखिएगा हमेशा कि हवाएं हमेशा ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर चलती है, न कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर, क्योंकि इसके तुलना में इधर का क्षेत्र ठंडा होगा ना, क्योंकि ये क्षेत्र बहुत ज्यादा गर्म होता है, यहां पर सूर्य की किरणें लंबवत गिरती है। तो इस क्षेत्र के तुलना में ये सारा क्षेत्र और ये सारा क्षेत्र क्या होगा, ठंडा होगा। तो यहां हमेशा हाई प्रेशर होगा, और हाई प्रेशर होगा तो हवाएं यहां से आगे बढ़ती है। यहां पर एक लो प्रेशर क्यों हो जाता है मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, अब यहां पर हवाएं चलती है यहां से, तो यहां से हवाएं चलना शुरू करती है, यहां से हवाएं चलना शुरू करती है,
देखिए अब आप सोचेंगे कि हवाएं को ऐसे ही क्यों चलाएं, आप इस तरीके से क्यों नहीं चलाएं, इस तरीके से भी चल सकती थी। देखिए दोस्तों मैं बता रहा हूं कि एक वैज्ञानिक का नाम सुने होंगे आप, वो कैरियोलिस ने एक थ्योरी दिया कि पृथ्वी पर हवाओं का जो चलने का तरीका है, गति है, वो किस तरीके से है। तो वो उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिने तरफ मुड़ती है और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं तरफ मुड़ती है। तो इसे देखिए मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, करियालिस, उन्होंने बताया था कि पृथ्वी पर एक बल पैदा होता है जिसे करियालिस बल प्रभाव कहा जाता है। करियालिस बल प्रभाव कहा जाता है। बल प्रभाव के कारण हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाएं तरफ तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाएं तरफ मुड़ती है, बाएं तरफ। इसे रट ही जाइएगा, ये VVI है, एग्जाम में बड़ा पूछा जाता है। मतलब अकॉर्डिंग टू कोरियोलिस फोर्स इफेक्ट के सहारे ये बात बताया गया कि जो हवाएं होती है, विंड्स का जो घूमने का तरीका होता है, वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में वो राइट की तरफ घूमती है, अपने राइट की तरफ, और साउथ हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ घूमती है। इसे याद रखेंगे। अब देखिए यहां पर देख लीजिए, यहां पर क्या है ना कि ये जो हवाएं हैं, आप जो ये हवा को देख रहे हैं, ये हवा 30 डिग्री पर यहां से घूम रही है, इस तरीके से घूम रही है। तो ऐसे घूमेगी, मतलब कहने का है कि ये हवाएं आएगी तो यहां पर, लेकिन आने के बाद ये फिर ऐसे घूम जाएगी, मतलब अपने दाहिने तरफ घूमती है, ये याद रखिएगा। अपने दाहिने तरफ घूमती है, फिर ऊपर जाएगी, फिर ऐसे घूमेगी। लेकिन यहां पर हवा जो देख रहे हैं, ये जो हवा है दक्षिणी गोलार्ध में, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये साउथ हेमिस्फीयर है। तो जो दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं घूम रही है, यहां से ऐसे घूमेगी, देखिए ऐसे, तो मतलब ये घूमेगी इस तरीके से, मतलब ये अपने बाएं तरफ घूमेगी, और ये अपने कैसे घूमेगी, अपने दाएं तरफ घूमेगी। बात समझ रहे हैं ना। अब देखिए, अब यहां पर भी जो हवाएं हैं, अब इस एरिया में जो हवा चलती है वो इस तरीके से घूमती है, इस तरीके से घूमती है। मतलब कि ये भी उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिने तरफ घूम जाएगी। उसके बाद इस एरिया की जो हवा है वो इस तरीके से घूमेगी, इस तरीके से घूमेगी, मतलब ये अपने बाएं तरफ घूम जाएगी। देख लीजिए, ये अपने बाएं तरफ घूम जाएगी। फिर 60 से 90 के बीच में जो हवा है, 60 से 90 के बीच में जो हवा चलती है, ये घूमती है, ये भी अपने दाएं तरफ घूमेगी इस तरीके से, और ये भी कैसे घूमेगी, ये भी अपने दाएं तरफ घूम जाएगी, अपने बाएं तरफ ये घूमती है। देखिए बातों को आप ऐसे ही समझ लीजिए कि ये जो विषुवत रेखा आप देख रहे हैं, विषुवत रेखा के दोनों तरफ 30 डिग्री तक जो हवा आपको दिखाई दे रही है, जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आ रही है, जो 30 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ आ रही है, और ये दोनों तरफ 30 डिग्री से 30 डिग्री तक इस क्षेत्र को जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, यहां पर जो हवाएं चलती है उसे व्यापारिक हवाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यापारिक हवाएं। तो ये इन दोनों हवाओं का नाम लिख लेंगे। इन दोनों हवाओं को क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं ट्रेड विंड्स, व्यापारिक हवाएं। इंग्लिश में मैं यहां पे लिख दे रहा हूं ट्रेड विंड्स। इसे मतलब एक जगह मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, एक इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, आप इसे याद रखेंगे। और दोनों को एक ही बोलते हैं, ये व्यापारिक हवा है। प्रश्न कैसे पूछेगा कि मानसून किस हवाओं से पैदा होता है, तो आपको याद रखना होगा ट्रेड विंड से पैदा होता है, व्यापारिक हवाओं से पैदा होता है। या पूछ देगा कि विषुवत रेखा के नजदीक में कौन सी हवाएं चलती है, विषुवत रेखा के नजदीक में कौन सी हवाएं चलती है, तो आपको याद रखना होगा व्यापारिक हवाएं चलती है। या पूछ देगा कि 0 से 30 डिग्री के बीच में कौन सी हवा चलती है, तो व्यापारिक हवा चलती है, ट्रेड विंड्स चलती है।
उसके बाद ये जो हवा आप देख रहे हैं ना, ये 30 से 60 डिग्री और 30 से 60 डिग्री के बीच में, इस हवा को बोलते हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं वेस्टर्ली विंड्स, इसे बोलते हैं पछुआ पवन। पछुआ पवन, बात समझ गए? इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? पछुआ पवन बोलते हैं। उसके बाद पछुआ पवन हो गई ये। पछुआ पवन के बाद अब पूछ देता है कभी कभी कि 30 से 60 डिग्री में, आप देखिए 30 से 60 डिग्री में कई तरह की पछुआ पवनें चलती है। 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। तो 30 से 40 पर गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखता साठा के नाम से जाना जाता है। अगर इस टाइप का नाम अगर कभी आपको मिले एग्जाम में कि ये सब किस हवाओं को कहते हैं, तो आप याद रखेंगे 30 से 60 के बीच में चलती है वेस्टर्ली विंड्स, जिसको बोलते हैं पछुआ पवन। तो पछुआ पवन को गरजता चालीसा, उसके बाद प्रचंड पचासा, चीखता साठा, इस सब के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दोनों तरफ 30 से 60 के बीच में पछुआ पवन चलती है। और 60 से 90 के बीच का जो क्षेत्र देख रहे हैं, 60 से 90 के बीच को, इसे बोलते हैं हम लोग पोलर विंड्स। इसे बोलते हैं ध्रुवीय पवन। इसे बोलते हैं पोलर विंड्स। यहां पे लिख दे रहा हूं पोलर विंड्स। समझ गए? बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना है कि गरजता चालीसा किस हवा को कहा जाता है, प्रचंड पचासा किसको कहा जाता है, चीखता साठा किसको कहा जाता है, पछुआ पवन है ये सभी। बात समझ गए? अब देखिए आगे। अब एक बात थोड़ा सा समझ लीजिएगा यहां पर कि 30 से 40, ये जो 30 आप देख रहे हैं 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री 40, मतलब 30 से 40, और इधर भी आप 30 से 40 तक के जो आप जोन देख रहे हैं, इस जोन को मैं ऐसे कर दे रहा हूं। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इस क्षेत्र को कहा जाता है अश्व अक्षांश, हॉर्स लैटिट्यूड। इसे याद रखेंगे। मतलब कि यहां पर लिख दे रहा हूं कि 30 से 30 डिग्री नॉर्थ, 30 से 40 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 30 से 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को, लैटिट्यूड मतलब अक्षांश को अश्व अक्षांश कहा जाता है। अश्व अक्षांश मतलब हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है। हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है। तो इसे याद रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण के क्षेत्र, मतलब 30 से 40 डिग्री उत्तर और 30 से 40 डिग्री दक्षिण के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? हॉर्स लैटिट्यूड, अश्व अक्षांश। इसके पीछे कुछ कहानी है, मैं बता दे रहा हूं। देखिए पहले क्या होता था कि अच्छे किस्म के जो घोड़े मिलते थे वो अफगानिस्तान के तरफ मिलते थे, इंडिया के तरफ के भी मिलते थे। तो जो यूरोपीय कंट्री के लोग थे वो इन घोड़ों को व्यापार करने के लिए वो लाद करके ले जाते थे नाव पर। तो जैसे ही यहाँ पर पहुंचते थे तो यहाँ पर हवाओं का रुख बदल जाता है। आप देख लीजिए, मैंने दिखाया था यहाँ पर कि यहाँ पर कौन सा पैदा होता है, यहाँ पर हाई प्रेशर पैदा हो जाता है, जिसके चलते हवाओं का रुख बदलने के चलते वहां पर नाव जो होती थी वो कभी कभी फंस जाती थी, जिसके चलते कुछ घोड़ों को 30 से 40 के बीच में, पछुआ पवनें चलती है ना 30 से 40 में, तो यहाँ पर उनको घोड़ों को फेंक दिया जाता था समुद्र में। तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? हॉर्स लैटिट्यूड रख दिया गया। इतनी बातें समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा मुझे बताइए तो कि व्यापारिक पवनें कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच चलती है? तो व्यापारिक पवनें 30 से 60 डिग्री के, 0 से 30 डिग्री के बीच चलती है। पछुआ पवनें किसके बीच चलती है? तो ये चलती है 30 से 60 डिग्री के बीच में। और उसके बाद जो ध्रुवीय पवनें होती है वो कैसे चलती है? तो वो 60 से 90 के बीच में चलती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। कैरियोलिस बल के एक फेरल का नियम भी होता है। फेरल के नियम के चलते भी हवाएं घूमती है। अब देखिए, कैरियोलिस बल प्रभाव के कारण हवाएं उत्तरी गोलार्ध में
दाहिने तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं तरफ मुड़ जाती है। इसे याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो मैंने 3 जोन बताया था आपको, 3 जोन, जिसमें बताया था उष्णकटिबंधीय यानी कि टॉरिड जोन, ट्रॉपिकल जोन, उसके बाद शीतोष्ण कटिबंधीय, याद है कि भूल गए? कुछ देर पहले मैंने बताया था कि पूरे पृथ्वी पर 3 जोन है। एक उप जोन को भी दिखाया गया है उसमें। आप मतलब 23.5 से लेकर के 45 डिग्री तक आप उसको एक और जोन मान सकते हैं जिसका नाम है उपोष्ण कटिबंधीय, सब ट्रॉपिकल मान सकते हैं। लेकिन आप 3 ही जोन याद रखेंगे। पूरे पृथ्वी को 3 जोनों में डिवाइड किया गया है अक्षांश के आधार पर। 0 से 23 डिग्री दोनों तरफ, 0 से 23.5 डिग्री दोनों तरफ को क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय। 23.5 से 66.5 को दोनों तरफ क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और उसके बाद 66.5 से 90 तक के जोन को क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है शीत कटिबंध। इतनी बातें समझ गए। अब चलिए आते हैं, अब आते हैं, हेडिंग डालते हैं यहां पर, भारतीय जलवायु, भारतीय जलवायु, इंडियन क्लाइमेट। इसी में हमारा मॉनसून भी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भारत की जलवायु कैसी है, तो क्या बताएंगे आप? भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय और मानसूनी है। मतलब कहने का है कि ये ट्रॉपिकल एंड क्या है? मॉनसूनी। तो यहां पर लिखेंगे कि भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय एवं मॉनसूनी है। मॉनसूनी दिख रहा है ना? ऐसे सुन लीजिए, भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय और मानसूनी है। इस बात को तो हम समझ रहे हैं कि मॉनसूनी है, मतलब मॉनसून आता है भारत में। एक मॉनसून आता है ट्रेड विंड्स के सहारे, जो हवाएं, व्यापारिक हवाएं चलती है, उनके सहारे। उष्ण कटिबंधीय क्यों है? मतलब कहने का है कि उष्ण कटिबंधीय कैसे बोलेंगे हम? तो थोड़ा सा एक बार देखिए कि भारत की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय कैसे है। तो देखिए यहां पर ये 0 डिग्री है और मैंने उष्ण कटिबंध का क्षेत्र कहां तक बताया था? 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, यही बताया था ना कि ये कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा तक के क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय बोलते हैं, क्योंकि सूर्य की लंबवत किरणें अधिकतम यहां तक जाती है, फिर यहां तक ये पूरा एरिया गर्म होता है, इसलिए क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब हमारा जो भारत है, भारत, और मैंने बताया था कि इसके आगे का क्षेत्र शीतोष्ण है, उसके बाद शीत है। इसके बाद मैंने बताया था कि ये जो एरिया है ये भी शीतोष्ण है, उसके बाद शीत है। तो भारत यहां पर है, ये हमारा इंडिया है, ये मान लो इंडिया है। अच्छा नहीं बना, मैं फिर से बना देता हूं। ये मान लो इंडिया है। अब देखिए, कहने का मतलब ये है कि आप जानते हैं कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है। आप जानते हैं ना कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है। तो इतना ही एरिया को हम लोग बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय। इतना ही एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ही है ना, और ये क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय है। तो भारत का आधा क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय है और ऊपर वाला क्षेत्र क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय। तो आधा क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय होना चाहिए। तो फिर मैंने क्यों लिखा यहां पर कि भारत की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय है, ट्रॉपिकल है। ट्रॉपिकल तो सिर्फ 23.5 डिग्री तक होता है, लेकिन भारत तो ऊपर भी है, क्योंकि कर्क रेखा तक होता है। विषुवत रेखा से लेकर के कर्क रेखा तक क्या है? उष्ण कटिबंधीय है। लेकिन यहां ऊपर तो शीतोष्ण हो जाएगा। अब देखिए मैं बताता हूं,
भारत का ये क्षेत्र बहुत ही ठंडा होना चाहिए था, ये क्षेत्र तो गर्म है ही, ये ठंडा होना चाहिए था, लेकिन भारत का जो औसतन तापमान है वो बहुत कम नहीं है। मतलब कहने का है कि ठीक ठाक है, 20-22 डिग्री है, लेकिन गर्मी के दिनों में 40 भी पहुंच जाता है। अब यहां पर एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए यहां पर ये मान लो कि इंडिया है, ये मान लो इंडिया है। अब यहां पर क्या है कि विषुवत ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा कहने का मतलब कि ये वाली रेखा ये भारत के बीचों बीच होकर जा रही है, तो ये तो पूरा गर्म का क्षेत्र है, ये तो गर्म हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय है। लेकिन यहां पर पड़ता है हिमालय, ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ना, ये पूरा हिमालय का एरिया है, ये पूरा हिमालय है। अब क्या है कि साइबेरिया पड़ता है यहां, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं साइबेरिया का है। साइबेरिया दुनिया का सबसे ठंडा जगह है, आपको पता होगा कि दुनिया का सबसे ठंडा जगह साइबेरिया का बर्फोयांशक है 94 डिग्री सेल्सियस है वहां पर। मतलब दुनिया का सबसे ठंडा जगह, अब तो नया जगह खोज लिया गया है, डूम आर्गस नाम है उसका, साइबेरिया में ही पड़ता है, उसका -94.7 डिग्री सेल्सियस तापमान है वहां पर। तो कहने का मतलब यह है कि मैंने अभी क्या बताया कि ठंडे क्षेत्रों से हवाएं कहां भागती है, गर्म की ओर भागती है, मतलब यहां से यहां भागेगी। तो रसिया का ये जो क्षेत्र है, ये उधर से हवाएं हमेशा कहां चलेगी, विषुवत रेखा की तरफ, तो बीच में भारत भी तो मिलेगा। तो देखिए यहां से ये मान लीजिए कि ये साइबेरिया का क्षेत्र है, तो साइबेरिया के क्षेत्र से हवाएं चलती है विषुवत रेखा की तरफ, विषुवत रेखा की तरफ, क्योंकि देखिए विषुवत रेखा मान लीजिए यहां पर है, तो भारत से तो होके हवाएं जाएगी विषुवत रेखा की ओर, क्योंकि हमेशा जो हवाएं होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बढ़ती है। तो ये ठंडे का क्षेत्र है, तो ठंडा क्षेत्र में हाई प्रेशर होगा, और जहां गर्मी का क्षेत्र होगा वहां लो प्रेशर होगा, तो हवाएं हमेशा ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्र की ओर बढ़ेगी। तो इधर से हवाएं आती है, ये ठंडी हवाएं होती है, एकदम कूल हवा होती है, चिल्ड हवा बोलते हैं इसे, बहुत ही ठंडी हवा होती है। ठंडी हवाएं होने के बावजूद ये आकर के हिमालय से टकरा जाती है, और ये हिमालय से टकराने के बाद वहीं पर रुक जाती है या ऊपर उठ जाती है। हिमालय बहुत ऊंचा है ना, जिसके चलते ये ऊपर रुक जाती है। यही कारण है कि हिमालय पर सालों भर बर्फ जमा रहता है। हवाएं उधर से आती है, टकराती है, टकराने के बाद ऊपर उठ जाती है, ऊपर उठने के बाद उन्हीं अगल बगल के राज्यों में फैल करके रह जाती है, जिससे सालों भर वहां पर बर्फ जमा रहता है, और वो इस भारत के इस हिस्से को पार नहीं कर पाती है, इस एरिया को पार नहीं कर पाती है, जिसके चलते पूरा का पूरा भारत गर्मी के क्षेत्र से बना रहता है। मतलब कहने का ये ठंडी से बच जाता है, उस हवाओं से बच जाता है, जिसके चलते भारत का पूरा क्षेत्र क्या है, उष्ण है। उष्ण मतलब ट्रॉपिकल है, इसीलिए भारत की जलवायु क्या बताया जाता है, उष्ण कटिबंधीय। अगर ये साइबेरियन हवा अगर इंटर कर जाती है इंडिया में, अगर आ जाती, हिमालय नहीं होता, तो अब समझ लीजिए कि भारत का जो औसतन तापमान होता वो 10 से 12 डिग्री सेल्सियस होता हमेशा। मतलब सालों भर यहाँ पर टेम्परेचर जो जाड़े के दिनों में तो और भी कम हो जाता, मतलब एवरेज जो टेम्परेचर होता वो 10 से 12 डिग्री सेल्सियस होता। ये हवाएं इतनी ठंडी होती है, लेकिन यहाँ आने के बाद हिमालय इसको रोक देता है। तो भारत की जो जलवायु की जो दशा निर्धारण करता है, वो उसमें हिमालय का भी रोल है। ऐसे तो देखिए जलवायु का जो क्लाइमेट क्या है भाई, देखिए क्लाइमेट टेम्परेचर और वर्षा से मिलकर बनता है। मतलब कहने का है कि आपके वायुमंडल में जितनी भी नमी है उससे कितनी वर्षा होती है, और टेम्परेचर तापमान, जितना तापमान होगा उतना ज्यादा वेपोराइजेशन होगा पानी का, और पानी का जितना ही वेपोराइजेशन होगा उतना ही ज्यादा वर्षा होगी। तो वर्षा होगी तो क्लाइमेट ऑटोमेटिक आपका उसके हिसाब से ढल जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि ये हवाएं जब आती है इंडिया में, ये हवाएं जब इंडिया में आती है तो इसको हिमालय रोक लेता है। हिमालय रोकने के बाद ये पूरा जो क्षेत्र है, ये एरिया ठंडी से, चिल्ड से बच जाता है और गर्म बना रहता है, जिसके चलते हम लोग क्या कहते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय है, याद रखना है। अब समझते हैं कि मानसूनी कैसे है, भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी कैसे है। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि भारत की जलवायु मानसूनी कैसे है।
ये तो समझ गए कि उष्णकटिबंधीय क्यों है। अब समझते हैं मानसूनी। देखिए प्रश्न कभी कभी ऐसे पूछा गया है कि किसी भी देश की जलवायु किस पर निर्भर करती है, तो याद रखेंगे कि वायुमंडल में आर्द्रता और तापमान पर निर्भर करती है। जैसे एक बात मुझे बताइए कि ये 0 डिग्री है, यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, मतलब ये गर्मी का क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पर पड़ती है। तो आप एक बात बताइए कि यहाँ अगल बगल तो समुद्र भी तो पड़ता है, बहुत ज़्यादा समुद्र भी है, क्योंकि जो दक्षिण का क्षेत्र है ना, देखिए जितना भी महादेश आप देखेंगे, कॉन्टिनेंट दुनिया में 7 महादेश हैं, इसमें से ज़्यादातर आप देखेंगे यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए कि ये कॉन्टिनेंट है और यहाँ पर भी एक कॉन्टिनेंट है, ऐसे यहाँ पर भी एक कॉन्टिनेंट है, इस तरीके से मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। अब देखिए, अब कहने का मतलब ये है कि ये जो कॉन्टिनेंट आप देख रहे हैं ना, पूरा महादेश, वो सबसे ज़्यादा उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। दुनिया में जितनी भी भूमि है, लैंड मास, वो सब नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है। तो अगर पानी की मात्रा पूछ दिया जाए कि सबसे ज़्यादा पानी का विशाल भंडार कहाँ है, तो दक्षिणी गोलार्ध में है। इधर 81% पानी का भंडार है, तो इधर 61% है, इसे याद रखना है। उत्तरी गोलार्ध में पानी का भंडार 61% है और दक्षिणी गोलार्ध में पानी का भंडार कितना है, तो 81% है। बात समझ गए? चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या होगा ना कि यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत गिरती है, तो लंबवत गिरने के बाद पानी का वेपोराइजेशन भी होगा यहाँ से, मतलब कि यहाँ से पानी का वाष्पीकरण भी होगा। अब जब पानी का वाष्पीकरण होगा तो वायुमंडल में जाएगा, और वायुमंडल में जैसे ही ऊपर जाता है तो संघनन हो जाता है, और संघनन हो जाने के बाद इस एरिया में बहुत ही ज़्यादा वर्षा होती है। तो देखेंगे कि जो ये भूमध्य सागरीय मतलब भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, इक्वेटोरियल क्षेत्र, उस पर बहुत ही ज़्यादा वर्षा होती है। तो वर्षा होने का ये भी एक कारण है। तो इसे आपका क्लाइमेट मतलब कहने का है कि आपका क्लाइमेट कैसा है, गर्म है, इधर ठंडा है, इधर मतलब दोनों मिल करके है। तो इस तरीके से होता है, ये आपके टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है। अब हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे मॉनसून। मॉनसून देखिए, मॉनसून के बारे में मैं बता रहा हूं, अच्छे से आप एकदम अच्छे से ध्यान देंगे। यह हमारा इंडिया है, ये इंडिया है। अब क्या है कि ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये अरब सागर का क्षेत्र है, अरब सागर का क्षेत्र है। और ये जो एरिया है, ये बंगाल की खाड़ी का है, बंगाल की खाड़ी। भारत विषुवत रेखा से ज्यादा दूर नहीं है। विषुवत रेखा के बारे में आप लोग समझ गए होंगे, 876 किलोमीटर दूर है, मतलब इस एरिया में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। भारत विषुवत रेखा से ज्यादा दूर नहीं है, इस एरिया में ज्यादातर गर्मी पड़ती है। और मैंने बताया था कि हवाएं कैसे चलती है भाई, क्योंकि वहां पर हवाएं जब गर्म अगर उठती है तो हवाएं कैसे चलती है, तो अपने दाहिने तरफ चलती है। तो हवाएं यहां से एक होता है ITCZ, ITCZ, इसे बोलते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल कन्वेंशनल जोन, हिंदी में इसे बोलते हैं अंतर महाद्वीपीय संवहनीय क्षेत्र बोलते हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल कन्वेंशनल जोन। ये सूर्य के टेम्परेचर के हिसाब से ऊपर नीचे होते रहता है, मतलब जहां मतलब लंबवत किरणें अगर गिरती है सूर्य की, तो उसके हिसाब से ये ऊपर नीचे होते रहता है, ITCZ। इसी के बदलने से वर्षा पर परिवर्तन भी होता है। इंटर कॉन्टिनेंटल नहीं, इसको क्या बोलते हैं, अभी क्या बोल रहे थे,
इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा एक बार, अंतर महाद्वीपीय कन्वेंशनल जोन बोलते हैं। अब देखिए इसमें कि हवाएं जो है, मैंने अभी क्या बोला कि हवाएं जो होती है ये दाहिने तरफ घूमती है। कैसे घूमती है? दाहिने तरफ। तो यहां से जब मान लीजिए कि यहां से हवाएं उठी, हिंद महासागर से हवाएं यहां से विषुवत रेखा से उठी, तो ये अपने दाहिने तरफ घूमेगी, अपने दाहिने तरफ घूमेगी, अपने दाहिने तरफ घूमती है। तो बिल्कुल दाहिने तरफ घूमने के बाद ये इंटर करती है इस तरीके से। आप देख लीजिए ये इंडिया में इंटर करती है। तो सबसे पहले यहां पर आपका मिलेगा लक्षद्वीप। क्या मिलेगा? लक्षद्वीप मिलेगा। तो ये जो लक्षद्वीप होगा यहां पर वर्षा कराएगी, यहां पर भी वर्षा कराती है। और वर्षा कराने के बाद ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना, ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग पश्चिमी घाट पर्वत। मैंने पढ़ा दिया है, पीछे का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। पश्चिमी घाट पर्वत है। पश्चिमी घाट पर्वत से ये हवाएं टकराती है और टकराने के बाद बहुत ज़्यादा मात्रा में वर्षा कराती है। यहाँ पर ये क्षेत्र बहुत ही हरा भरा है, एक हॉट स्पॉट के नाम से जाना जाता है ये क्षेत्र। मतलब कि ये बायोडाइवर्सिटी के मामले में बड़ा ही बढ़िया क्षेत्र माना जाता है। उसके बाद फिर ये हवाएं आगे बढ़ती है और इसी तरीके से ये आगे निकल जाती है। आगे निकलने के बाद ये वर्षा कराती है। यहाँ पर हिमालय पड़ता है, इस एरिया में हिमालय है, तो ये हिमालय से भी टकराती है, यहाँ पर हिमालय से भी टकराती है, जिसके चलते इस एरिया में वर्षा कराती है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मानसून, इस मानसून को बोलते हैं हम लोग, ये वेस्ट हो गया आपका, ये साउथ हो गया। मतलब ये दक्षिण है और ये कौन सा है? ये पश्चिम है। तो इसे कहा जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून। इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। मानसून एक अरबी शब्द है, इसे भी याद रखिएगा, ये अरबी शब्द है, अरबी शब्द है। मानसून कैसा शब्द है दोस्तों? तो ये अरबी शब्द है, इसे याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मतलब कहने का ये है कि यहां से ये इंटर करती है, तो इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है। अब देखिए, अब मैंने बताया था कुछ देर पहले कि मान लीजिए कि इधर रसिया का साइबेरिया है, इधर रसिया का साइबेरिया है, तो यहां से भी हवाएं चलती है, यहां से भी हवाएं चलती है, क्योंकि हवाएं ठंडी से गर्मी की ओर बढ़ती है, तो यहां से भी हवाएं चलती है। देखिए इस तरीके से चलती है, इस तरीके से चलती है, यहां से ऐसे। अब यहां से हवाएं चलती है तो इसको तो रोक लेता है हिमालय, लेकिन कुछ हवा यहां भी ऐसे भी निकल जाती है, यहां से ऐसे निकल जाती है, यहां से इस तरीके से निकल जाती है। अब ये पड़ता है बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी है। अब देखिए जो हवा लैंड से होकर आती है, मतलब कहने का है कि उससे बीच में कहीं समुद्र नहीं मिलता है। देख लीजिए इन हवाओं को बीच में कहीं समुद्र नहीं मिलेगा, तो बताइए कि समुद्र नहीं मिलेगा तो नमी होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो ह्यूमिडिटी नहीं मिल पाती है, जिससे ये वर्षा नहीं करा पाती है इधर। लेकिन ये जो हवा आप देख रहे हैं ना, ये जो मैं यहाँ से 3 लाइनों को मैंने दिखाया है, ये हवा यहाँ से आती है, तो बंगाल की खाड़ी, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, बंगाल की खाड़ी में इसे, बंगाल की खाड़ी से जब होकर गुजरती है ये, तो इसे नमी मिल जाता है, ह्यूमिडिटी मिल जाता है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर से जैसे गुजरती है तो पानी ले लेती है, नमी, और नमी ले लेती है, तो इस नमी को यहाँ पर एक पर्वत पड़ता है जिसका नाम है, यहाँ पर ये जो पर्वत पड़ता है इसका नाम है अरावली। क्या बोलते हैं इसे? अरावली, सॉरी अरावली नहीं, नीलगिरी। क्या बोलते हैं? नीलगिरी। तो ये नीलगिरी पहाड़ी से जाकर के टकरा जाती है और टकराने के बाद तमिलनाडु के किनारे वाले क्षेत्र पर खूब वर्षा कराती है। तो ये बात याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से पूरे भारत में कितना % वर्षा होता है? तो 90% वर्षा होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून से पूरे भारत में कितना वर्षा होता है? तो 90% वर्षा होता है। और ये जो है ये आपका नॉर्थ हो गया, और ये आपका हो गया नॉर्थ, और ये हो गया ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट जो मानसून है इधर बोलते हैं इसे उत्तर पूर्व मानसून, उत्तर पूर्व मानसून। तो उत्तर पूर्व मानसून से ज्यादा वर्षा कहां होती है? तो तमिलनाडु में, जाड़े के दिनों में होती है, याद रखना है। मतलब कि अगर पूछा जाए कि 90% इससे 90% वर्षा कहां होती है? तो तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। और दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है?
तो ये पूरे भारत में होती है। अब देखिए उल्टा कर देना है, ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून को अरब सागर कहा जाता है, अरब सागर का मानसून, उत्तर पूर्व मानसून को बंगाल की खाड़ी का मानसून कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम के मानसून को बोलते हैं अरब सागर का मानसून और उत्तर पूर्व के मानसून को बोलते हैं बंगाल की खाड़ी का मानसून। तो अरब सागर के मानसून से भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है 90%। बंगाल की खाड़ी के मानसून से भारत में सिर्फ 10% ही वर्षा होती है, 90% तमिलनाडु के तट पर होती है। बात समझ गए? तो इतनी बातें को आप याद रखिएगा, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, आगे अभी है। मैं चाहता हूं कि आराम आराम से पढ़ा जाए। तो इसके बाद मैं कंपेयर करूंगा इन दोनों के बारे में, मतलब कि जो अरब सागर का मानसून है और इसमें बंगाल की खाड़ी के मानसून में, दोनों में अंतर क्या है। तो आराम आराम से समझा जाए। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा जो भी मैंने बातें बताई है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।